में घटी इन दो खबरों को देखिए। पहली खबर, 19 फरवरी को बिहार के जमुई से आने वाले पवन यादव पर झारखंड के एक अन्य मजदूर उपेंद्र धारी ने तेज धार हथियार से हमला कर उसकी हत्या कर दी। उपेंद्र धारी को शक था कि पवन यादव के उसकी पत्नी के साथ नाजायज संबंध थे। उपेंद्र और पवन दोनों ही तमिलनाडु के तिरुपुर में रहते थे। ये दोनों ही रोजगार की तलाश में तमिलनाडु आए थे। इस मामले में तिरुपुर के डीसीपी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि उपेंद्र धारी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है कि उसी ने पवन की हत्या की है। अब दूसरी खबर पे चलते हैं। पहली घटना के ठीक एक हफ्ते बाद ही तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले में एक और प्रवासी मजदूर मोनू रविदास मृत पाए जाते हैं। पुलिस ने जांच में पाया कि मोनू रविदास ने खुदकुशी की है। कृष्णागिरी जिले के एसपी सरोज कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट है कि यह मामला आत्महत्या का है। मोनू रविदास के साथ रहने वाले उसके भाई सोनू और तुलसी ने भी पुलिस को बताया कि मोनू ने दरवाजा बंद कर लिया था और तौलिए से फांसी लगा ली। इस खुदकुशी के बारे में पुलिस ने बताया कि मोनू यहाँ काम से खुश नहीं था और घर जाना चाहता था, लेकिन उसके भाई चाहते थे कि वो यहाँ रुके और होली के आसपास घर वापस जाए, लेकिन इससे पहले ही मोनू ने खुद की जान ले ली। ये दोनों ही घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण थी, लेकिन अब तमिलनाडु की इन खबरों को नेताओं और अखबारों ने किस तरह परोसा वो भी देखिए। दो लोग के बीच हुई आपसी लड़ाई और आत्महत्या जैसे अपराध को एक अलग ही रंग देकर दो राज्यों के बीच विरोध की भावना को बढ़ावा दिया गया। बताया गया कि तमिलनाडु में हिंदी पट्टी के लोगों को मारकर भगाया जा रहा है। ये सिलसिला यही नहीं रुका। इस खबर के आने के कुछ दिन बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन में सीट को लेकर कुछ लोगों के बीच झगड़ा हुआ। इस खबर को भी इस नैरेटिव के साथ पेश किया गया कि उत्तर भारतीयों को ट्रेन से उतार दिया गया। फेक न्यूज के ये सिर्फ कुछ ही एग्जाम्पल है। फरवरी के अंत तक इस तरह के नैरेटिव वाले फर्जी वीडियो की बाढ़ सी लग गई। यही नहीं, ये मामला तमिलनाडु की असेंबली तक जा पहुंचा। राज्य सरकार को टास्क फोर्स बनाकर कार्रवाई करनी पड़ी। इस कार्रवाई में कई लोगों का नाम आया। अब सवाल ये कि अचानक ऐसे फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों तैरने लगे? कैसे बड़े अखबार और मीडिया संस्थान इस फेक न्यूज की जद में आ गए? यही नहीं, जानेंगे कि कौन है ये मनीष कश्यप जिसकी गिरफ्तारी पर इतना बवाल है। कैसे इस तरह की फर्जी खबर हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है श्यामा और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक का एक नया एपिसोड। Filed against Tamil Nadu BJP chief Annamalai over the migrants round. मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है। इस घटना को कई और वीडियो से जोड़कर तिरुपुर में रहने वाले नॉर्थ इंडियन लेबर्स पर हमला बताया गया है। सरकार किसी भी विषय पर सदन में जवाब नहीं दी महोदय। भारत के दक्षिण में स्थित एक महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु, इसे फैक्ट्री ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। टेक्सटाइल हो या फिर ऑटोमोबाइल, चाहे दूसरी कोई इंडस्ट्री, ये सभी मिलकर तमिलनाडु राज्य को भारत का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाते हैं। यही नहीं, इसी कारण से तमिलनाडु भारत का दूसरा सबसे धनी राज्य भी है। लेकिन यहाँ के तमाम कारखानों और ऑफिसों को चलाने के लिए चाहिए लोग, जो कि ज्यादातर उत्तर भारत से आते हैं, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड से आने वाले लोग ज्यादातर होते हैं। इस बात को ऐसे भी समझिए कि तमिलनाडु की इस उपलब्धि के पीछे उत्तर भारत के एक बड़े मेहनतकश वर्ग के लोगों का हाथ है। इसी तरह किसी भी राज्य हो, उदाहरण के लिए महाराष्ट्र भी भारत के अलग अलग हिस्से से आए लोगों की मेहनत से बनता है। इन सब के बाद भी आप भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे जो दूसरे राज्य में रहने वाले भारतीयों के लिए अलग ही लेवल के पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहते हैं। जैसे कि बंगाल के सभी लोग काला जादू करते हैं, पंजाब के लोग केवल कनाडा जाना चाहते हैं, राजस्थान में एक तरफ सूखा तो दूसरी तरफ बालिका वधू ही चल रहा होता है। सभी मोमोज विक्रेता केवल नॉर्थ ईस्ट से ही आते हैं। जम्मू कश्मीर में हर समय सेना और लोगों के बीच पथराव चलता रहता है। नेशनल मीडिया तक में इस तरह की मानसिकता समय दर समय दिखी जाती है। इसी तरह उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों के लिए विचित्र धारणाएं बनाकर रखते हैं, जैसे कि उन्हें हिंदी तो पता है लेकिन जानबूझकर वो बोलते नहीं है। आलम यह है कि तमिलनाडु के चेन्नई में हर
ऑटो वाले के लिए एक सी कहानी है कि वे जानबूझकर हिंदी नहीं बोलते हैं, मतलब थोड़ा तो कहानी में ट्विस्ट लाना चाहिए। एक लंबे समय से तमिलनाडु में हिंदी भाषा को थोपे जाने का विरोध होता रहा है, जिसका अपना ऐतिहासिक और राजनीतिक कारण है, जिसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। अब लोगों के इस पूर्वानुमान को बढ़ावा देने के लिए कई फेक न्यूज का सहारा लिया गया। मसलन इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को सोशल मीडिया में बिहारियों पर हुई मारपीट का बताकर खूब शेयर किया गया, लेकिन एक बार इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन भी पढ़िए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है ये वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, और पढ़ने पर पता चला कि ये वीडियो सच्ची घटनाओं को आधार मानकर बनाया गया इमेजिनरी कंटेंट है। बाद में इस झूठ को तमिलनाडु पुलिस ने भी पकड़ा और अपने हैंडल से शेयर भी किया। यही नहीं, कई ने तो मजदूरों की हत्या की खबर चला दी, जबकि इसी दौरान तमिलनाडु पुलिस कई बार इस तरह की फर्जी खबरों का खंडन कर चुकी थी। अब क्योंकि ये होली के त्योहार का समय था, इस समय बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने घर भी जाते हैं। इसी कारण स्टेशन पर अतिरिक्त भीड़ को भी तमिलनाडु से डर के कारण भाग रहे उत्तर भारतीयों के नैरेटिव से चलाया गया। फेक न्यूज का असर पॉलिटिक्स तक भी जा पहुंचा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी 2 मार्च को इस पर संज्ञान लिया और कार्रवाई की बात की। तमिलनाडु और बिहार दोनों ही जगहों पर विपक्ष की भूमिका में मुख्य रूप से बीजेपी है। बिहार के बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा ने आरोप लगाया कि सरकार ने सदन में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर हो रहे हमलों पर कार्रवाई नहीं की। ये बिहार बीजेपी के आरोप थे, लेकिन तमिलनाडु में उसी पार्टी यानी बीजेपी ने वक्त बदल दिए, जज्बात भी बदल दिए। यहाँ के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने सोशल मीडिया में चल रही इन खबरों को फेक बता दिया, लेकिन यहाँ डीएमके के नेताओं पर उत्तर भारतीयों के अपमान का आरोप लगाया। इन सभी राजनीतिक उठापटक के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की कि अन्नामलाई के ट्वीट के अगले ही रोज तमिलनाडु पुलिस ने उन पर एफआईआर कर दी। इसके अलावा बिहार बीजेपी के कुछ नेता, बिहार बीजेपी का ट्विटर अकाउंट समेत कई पत्रकारों पर भी एफआईआर हुई। और इसी सिलसिले में एक नाम सबसे ज्यादा सामने आया, जो है मनीष कश्यप। थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। त्रिपुरारी कुमार तिवारी और मनीष कश्यप बिहार के पश्चिमी चंपारण के रहने वाले हैं। मनीष कश्यप साल 2020 में पश्चिमी चंपारण के चनपटिया सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिहार के सोशल मीडिया में मनीष से काफी लोकप्रिय है और अपनी अग्रेसिव रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये उनका आधा प्रोफाइल है। असल में मनीष एक मामले में फरार चल रहे हैं। उन पर आरोप है कि साल 2021 में उन्होंने एक बैंक मैनेजर से मारपीट की, जिसके बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई और गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट भी गए, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी। इसके बाद से ही वे फरार है। मनीष कश्यप के खिलाफ ये केवल एक अकेला मामला नहीं है। इससे पहले बेतिया पुलिस ने एक चर्च में रखी किंग एडवर्ड की मूर्ति तोड़ देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। मनीष कश्यप ने जिस स्कूल में पढ़ाई की थी, उसके हेडमास्टर को पीटने और महिलाओं से छेड़छाड़ का भी उन पर आरोप लगा है। लिस्ट अभी और भी लंबी है। मनीष तमिलनाडु में बिहार से गए मजदूरों से हुई मारपीट के खिलाफ पैरवी तो करते हैं, जबकि उन पर खुद कश्मीर से आए प्रवासियों से मारपीट के आरोप है। साल 2019 में पुलवामा हमले के बाद पटना में कश्मीरी शॉल स्वेटर बेचने वालों के कपड़े फेंकने और कश्मीरी लोगों से मारपीट के मामले में उन्हें जेल भेजा गया था। हाल फिलहाल के मामले पर वापस चले तो मनीष के खिलाफ तमिलनाडु पुलिस ने 6 और बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने 3 मामले दर्ज किए हैं। मनीष कश्यप ने खुद के गिरफ्तार होने की अफवाह को सोशल मीडिया में डाला, जिसे लेकर भी उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। 18 मार्च को मनीष की गिरफ्तारी हो गई। मनीष या फिर किसी भी विपक्षी पार्टी का सरकार से सवाल पूछना किसी भी तरीके से गलत नहीं है। विपक्ष और जनता का काम ही है सरकार की नीतियों पर सवाल पूछना। बिहार सरकार से पूछा जाना चाहिए कि हर साल बिहार से इतनी बड़ी संख्या में पलायन क्यों होता है। क्या बिहार सरकार राज्य में पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है? क्या सभी मजदूर अपनी मर्जी से बिहार से बाहर कमाने जाते हैं या फिर उन्हें मजबूरन दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है? लेकिन पूछा जाने वाला सवाल ही अगर फेक न्यूज और पूर्वानुमानों से भरा हो तो उसे सवाल नहीं प्रोपेगेंडा कहेंगे। तमिलनाडु और बिहार में जो हुआ ये हमारे बायसनेस और फेक न्यूज के मिलन का एक क्लासिक उदाहरण है। कई मीडिया संस्थानों ने ग्राउंड पर न जाकर बहती गंगा में हाथ धो लिया।
और बेमतलब की धारणाओं को बढ़ावा दिया। इससे न केवल पुलिस और प्रशासन का समय और पैसा बर्बाद हुआ, बल्कि जिन घरों से लोग रोजगार की तलाश में हजारों किलोमीटर दूर जाते हैं, वे भी कई दिनों तक डर के साए में रहे कि कहीं उनके किसी अपने प्रिय के साथ कोई अनहोनी न घट जाए। इस मामले में कई अखबारों और न्यूज चैनलों ने अपनी गलतियां स्वीकार की, लेकिन गलतियां स्वीकार करने वाली पोस्ट उस तरह वायरल नहीं हुई जिस तरह लोगों को अलग और हेट फैलाने वाली खबरें वायरल होती हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को पढ़ने के बाद हो सकता है कि आप अपने बायसनेस के हिसाब से अपनी पार्टी भी चुन ली हो, लेकिन हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि आप अपनी पसंद का पाला पकड़ कर बैठ जाए, बल्कि आप सोचे समझे कि हर पार्टी के खिलाफ हेट स्पीच से लेकर बांटने वाले बयानों के हजारों उदाहरण दिए जा सकते हैं। लेकिन इसे साबित करने के लिए इतनी मेहनत क्यों? आज के टेलीविजन चैनल पर चल रही डिबेट्स और नेताओं के बयान को ही उठाकर देख लीजिए। इससे किसी राजनीतिक पार्टी का फायदा हो रहा है या फिर समाज में शांति पहुंच रही है? अब ये आप खुद तय करें कि आप अपने बायसनेस के हिसाब से जीना चाहते हैं या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। आपके लिए इस खबर को लिखा था हमारे साथी सौरभ ने। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपके सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।